हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आपकी मदद करने के लिए आज एक और देश के जाने माने प्रोमिनेंट वॉइस एक्सपर्ट कोलकाता से रजत के boz.com के रजत दा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रजत दा, हाय, गुड आफ्टरनून। बस क्वेरी सॉल्व करने के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। उससे पहले जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। आज तो हफ्ते का पहला दिन है, आप लोग अपनी क्वेरीज भेजिए। कोशिश होगी इसी हफ्ते उन क्वेरीज की स्केड्यूलिंग हो सके। कोशिश होगी आप लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बढ़िया बढ़िया जवाब पा सकें अपनी क्वेरीज के। मार्केट स्क्रीन्स पर हफ्ते की अच्छी शुरुआत हुई और ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। ये हफ्ता क्या, आने वाले कुछ दिन वो दरअसल मूड सेट करेंगे। जो इस समय ग्रोइंग नॉइज है कि 75 बेसिस पॉइंट्स का और एक और हाइक फेड करेगा वेडनेसडे रात को। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस थोड़ी क्या काफी बढ़ गई हैं कि शायद उसके बाद पेस ऑफ हाइक रिड्यूस हो जाए दिसंबर में, और एक टर्मिनल रेट की बात हो रही है कि वो मार्च 2023 तक अपने पीक तक चली जाए दरें। इस तरह की अंडरलाइंग थीम इस समय पकड़ी हुई है तूल। हालांकि शुरुआत हुई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में 21 अक्टूबर को एक आर्टिकल से। वो आर्टिकल ने उस तरह का टोन सेट कर दिया और उसके बाद से आप देख रहे हैं बहुत तगड़ी रैली अक्रॉस द ग्लोब बनी हुई है। इनफैक्ट आज अगर डाउ फ्यूचर्स कह रहे हैं सुस्ती, उस सुस्ती को डाइजेस्ट भी कर लूं, ऐसी तरह का एक्चुअल सेशन रहा, तो दरअसल इस महीने डाउ, आज चूंकि लास्ट डे है महीने का, 14.5-15% का उछाल दिखाएगा। और आज तक जब से डाउ जोन्स की शुरुआत हुई 1976 से, कोई एक महीने में इस तरह का डाउ में उछाल नहीं देखने को मिला जो अक्टूबर की अब तक की तस्वीर है। इस तरह से मूड माहौल बदला है। खैर, अच्छे क्यूज थे। फ्राइडे का सेशन यूएस का अच्छा मजबूत था। 2.5 से 3% का उछाल, डाउ 850 पॉइंट उछल गया था। तो हमें अच्छे क्यूज ओवर द वीकेंड मिले और हम भी रिजॉइस करते। अच्छी बात यह है कि हम गैप अप के साथ खुले, उस गैप को लार्जली मेंटेन किया और अब ट्रैक्शन देखिए क्या पिकअप हो रहा है। हम 18,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। 200 पॉइंट निफ्टी उछाल के साथ दिन के हाईस पर इस समय कामकाज करता हुआ। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, वो गैप को लार्जली डिफेंड करके दिखाया। और ये तब हो रहा है जब निफ्टी बैंक पस्त पड़ा था। निफ्टी बैंक अब वापस ट्रैक्शन पिकअप कर रहा है। वो 1/3% उछाल वाला अब धीरे धीरे करके वापस 3/4% निफ्टी बैंक भी उछाल के साथ। बाकी की पॉकेट्स में कोई रिलायंस, कोई आईटी स्टॉक्स, कोई ऑटो स्टॉक्स, ये सब तो है ही है जो अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम डिलीवर करके दे रहे हैं। तो एक अच्छी सेटिंग है। पर हाँ, हमें अब वो फेड मीट, हमारी अपनी आरबीआई की एक सरप्राइज एमपीसी मीट, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आउटकम, ये सब सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस हैं जिससे जूझना है। लेकिन मूड अच्छा है, स्क्रीन क्लियर है और लार्जली लार्ज कैप्स का दिन है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप, ये आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ आ गई, ज्यादा अच्छा ये पैरामीटर है। बजाय इंडेक्स देखें, ये दिखा रही है कि जितना तेजी इंडेक्स दिखा रहा है, ओवरऑल मार्केट उतना रिजॉइस नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में इस समय की तस्वीर। लेकिन पहले शो का जो प्रॉमिस है उस पर शुरुआत कर रहा हूं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज हमें गांधीनगर जाना है, मुंबई आना है और दिल्ली की क्वेरी सॉल्व करनी है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले गांधीनगर जा रहा हूं और गांधीनगर से श्रुति जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। श्रुति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आप सबको गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट श्रुति जी, क्या क्वेरी है पहली आपकी? मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने 500 शेयर्स खरीदे हैं सीजी पावर के। 228 की खरीद है। क्या वो मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देने चाहिए एज अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? आपने सीजी पावर लंबी अवधि के लिए लिया था मैम, है ना? जी जी। आपने फंडामेंटल स्टडी कर रखे थे इसीलिए लिया? हाँ, एज एन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट निवेश किया था। ठीक है।
और मेरी बाइंग से तो अभी सवाल क्या है आपका कॉल तो सही रहा, मोटा मोटी 30 रुपए ऊपर चल रहा है। आप कोई जल्दी में हो या जानना चाहते हो मुनाफा बांध लिया जाए इस समय या रखा जाए, कन्विक्शन है स्टॉक के साथ या नहीं रजत दा का, ये जानू है ना। यदि मैं इसे ज्यादा लंबे समय तक रख सकती हूँ अभी इन फ्यूचर, या फिर इसे मुझे बेच देना चाहिए अभी करंट प्रॉफिट पे? बिल्कुल ठीक है, रजत दा बढ़िया एक्सपर्ट है, टेक्नो फंडा तड़का दोनों मिल जाएगा आपको। रजत दा, सीजी पावर लंबी अवधि के लिए लिया था, 3 महीने हुए हैं लिया, लंबी अवधि के लिए था, लेकिन सवाल यह कि अब 20-30 रुपए ऊपर चल रहा है। अभी मुनाफा बांध लूं क्या, या लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव पिक है? आपने अगर बाइंग करी होती 30 रुपए नीचे तो लॉन्ग टर्म के लिए रखते सीजी पावर को या नहीं सर? देखिए, पहले मैं एक चीज़ खुलासा कर देना चाहता हूँ कि मेरा खुद का पोजीशन इसमें नहीं है, लेकिन मेरी जो क्लाइंटल है उनके पास में सीजी पावर है, और सीजी पावर मैंने आपकी चैनल और अब और चैनल, टीवी चैनल पे भी रिकमेंड किया है। ये मेरा लॉन्ग टर्म पिक में एक है। मैंने खुद का पोजीशन इसलिए नहीं लिया कि वो जो 1 महीने का वेट पीरियड होता है वो सीजी पावर जैसा कंपनी पकड़ने के लिए बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए सेबी के नियम के अनुसार हम 1 महीना पहले वो नहीं ले सकते, इसीलिए वो प्राइस उछल गया तो मैंने उसमें और दोबारा पोजीशन लिया नहीं। तो बात यह है कि सीजी पावर अभी एक मुर्गप्पा ग्रुप कंपनी है, और इसमें सन 2020 में 5 रुपया भाव, मतलब 24 मार्च 2020 पे ये 5 रुपया से जाननी शुरू किया, और अभी भी ये चलता है, और मेरा उम्मीद है कि ये और भी ऊपर चलेगा। फिलहाल 257, 262 इस रेंज पे थोड़ी सी सप्लाई आ रहा है। ये सप्लाई अगर पार कर जाए तो इसका टारगेट रहेगा 297, और उसके बाद में 345, 350 का भी लॉन्ग टर्म टारगेट मान के चल सकते हैं उनको। मैंने श्रुति जी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इसमें अगर ये भी देखें कि ये डिप मारता है तो इसमें फिर से ख़रीदारी कर सकते हैं, ये इससे निकल मत जाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉमिस है, ग्रुप बहुत बढ़िया है, और इट्स अ टर्न अराउंड पिक। और जब बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त उछल और मतलब वोलेटिलिटी दिखाई दे रहा था, तब ये ज़्यादा कुछ गिरता नहीं है। ये और कोल इंडिया, इन दोनों काउंटर में मैंने देखा है कि उनका अप ट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, और पूरा जितना वो नीचे जाता है पूरा लेवल्स कवर कर लेता है और ऊपर चलता है। और ऐसा भी इनका फंडामेंटल परफॉर्मेंस आगे जाके और भी बेहतर होगा, ये उम्मीद करके आप बने रहिए। इसमें नीचे जाने से आप और लीजिए, बट इसमें से निकलने के बाद फिर 30 रुपया नीचे फिर खरीद लेंगे, ये कभी हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके हाथ से स्टॉक निकल सकता है। तो मैं बोलूँगा कि आप जब लंबी अवधि का नज़रिया लिए है तो आपको उसमें बरकरार अपना पोजीशन बरकरार रखना चाहिए, और ये मेंटेन कीजिए, ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा ऐसा उम्मीद करके। 295, 350 ये टारगेट्स हैं श्रुति मैम, बिल्कुल रखे रहिए। स्टॉक आपने बढ़िया पकड़ा है, टर्न अराउंड स्टोरी, अच्छा पेरेंटेज, अच्छा ग्रुप, किसी भी डिप्स में चाहे तो और फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक को। अगली क्वेरी के लिए आता हूं मैं आपके पास। मुंबई से सेजल पथिक जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सेजल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सेजल मैम आपकी क्वेरी पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी है। सर मेरा क्वेश्चन था डीलिंग के लिए। इफ आई वांट टू एंटर, मतलब फ्रेश एंट्री करनी है, तो क्या प्रोस्पेक्ट्स है, और या ये लेवल पे करना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए? क्यों डिसाइड किया डीलिंक? सर एक्चुअली मुझे बहुत पहले, आई गेस इन 2013 एंड 14 किसी ने रिकमेंड किया था फैमिली में ही, एंड तभी मैंने उसकी कुछ पोजीशंस ली थी। फिर मैंने लास्ट क्वार्टर में उसको मैंने आई जस्ट सोल्ड इट ऑफ, मतलब आई वाज मेकिंग सम प्रॉफिट। पर उसके बाद मैंने 2 क्वार्टर से मैं देख रही हूँ कि जब जब अर्निंग्स आती है, अर्निंग्स के बाद ये काफी गैप अप में ओपन करता है और रैली कर रहा है, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है उस स्क्रिप्ट के बारे में जानने में, बट आई रियली डू नॉट नो एनीथिंग फंडामेंटली अबाउट इट। रजत, डी-लिंक मैं फिर से एंटर करना चाहती हूं, अच्छा लग रहा है, नतीजों के टाइम हरकत आ रही है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, रख लूं क्या, खरीद लूं क्या करंट लेवल्स पे 265, 270 ऑड पे?
आशीष, एक चीज़ बोलना चाहिए इसमें कि 13 अक्टूबर मतलब आज 31 अक्टूबर है, 18 दिन पहले इसका भाव था, ये नीचे की लेवल 172 का दिखाए थे और अभी आज के दिन इसका हाई बना था 278, मतलब 100 रुपया 18 दिन पे एक वर्टिकल राइज की पे ये चढ़ा है। अभी ऊपर में ये ग्रेपस्टोन डोजी या तो कोई हैमर, इन्वर्स हैमर लाइन ये दिखाई दे रहा है। इसके मतलब ये नीचे गिर सकता है और ये जब नीचे आएगा तो 240 से 220 के बीच में अगर उन्होंने लेने की सोचे तो बेहतर रहेगा। इस लेवल पे लेने से डाउनसाइड रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल राइज सस्टेन नहीं हो पाता है। ऐसे भी आपने बोल दिया कि डाउ ने 14% उछल दिया है और ये सभी अभी जो खबर आएगा बुलिश न्यूज़ वो ऑलरेडी फैक्टर इन होते जा रहे हैं। तो ये टीलिंग जैसा काउंटर में आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इसमें आपको 240 से 220 के बीच में मिल जाएगा। हो सकता है कि उससे भी नीचे एक बार मिले, लेकिन 240 से 220 के बीच में अगर आपको लेना है तो उस टाइम पे लीजिए। इसके पहले लेने से आपका ज़्यादा ही डाउनसाइड रिस्क सामने दिख जाएगा, तब आपका हाथ से ये काउंटर निकल सकता है क्योंकि लॉस दिखने से आप शायद रख नहीं पाएंगे और नीचे लेवल पे लेंगे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। और ये जो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, ये ब्रेकआउट ट्रेड अभी जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जहाँ पे है, ऑफ कोर्स ये मिड कैप काउंटर है इसीलिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स का असर इसके ऊपर में उतना नहीं पड़ेगा, बट ये मूवमेंट सस्टेन नहीं होता है। ये नीचे आता है फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, उस टाइम में लेने की प्रयत्न करिए तो अच्छा रहेगा। 220 240 के एंट्री जोन्स होंगे, ना कि अभी जो 270 पे खड़ा हुआ है। मैम दिल्ली से दीपा शर्मा मैम आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। दीपा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। दीपा मैम आपकी पहली क्वेरी। it is very nice talking to you again and मेरी क्वेरी है मैंने HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड लिया था इनका मर्जर से पहले, फिर उसके बाद मेरा बाइंग प्राइस था 1474 एंड 2515। अभी ये प्राइस नीचे है और मर्जर के बाद अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें और ऐड करूं या मैं वेट करूं कि मुझे क्या नंबर ऑफ स्टॉक्स मिलने वाले हैं और किस रेट पर मिलने वाले हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग एंड I don't know what to do because it looks very attractive right now to buy. रजत दा, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेगा मर्जर होना है। अब मेरे पास दोनों ही एंटिटीज हैं, HDFC बैंक भी है, HDFC लिमिटेड भी है। एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है HDFC बैंक अपने पीयर सेट के मुकाबले। मैं इनडिसाइसिव हूं, मैं करूं क्या? उस मेगा मर्जर तक इन्हें होल्ड करूं, उस मेगा मर्जर के बाद जब एक कंसोलिडेटेड एंटिटी खड़ी होगी मेरा पैसा और बनेगा, या उस मेगा मर्जर पास आते आते नर्वसनेस बढ़ेगी? इससे अच्छा है कि उस नर्वसनेस से पहले बुक आउट कर लूं। क्या रणनीति रखूं रजत दा? यहाँ पे बुक आउट करने का सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। इसमें देखिए जो मार्ज एंटिटी होगा वो HDFC बैंक रहेगा, HDFC इसमें विलय हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि HDFC बैंक अभी उन्होंने अगर लेंगे तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। इसलिए नहीं है कि वीकली चार्ट जो है वो संकेत दे रहे कि ये मर्जर के बाद में अगर बाजार की स्थिति अच्छी रहे तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। और ऐसा भी ये एक ब्लू चिप है, आगे जाके वो जो 1700 का हाई बनाया था मर्जर के दिन, मर्जर अनाउंसमेंट के दिन, उसी को रीटेस्ट करने का चेष्टा करेगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि HDFC बैंक इतना जल्दी चलता नहीं है। बट लॉन्ग टर्म पिक के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स इन द कंट्री, तो इसमें आप खरीदारी करिए। और ये दोनों रखने में कोई खास सेंस नहीं है। आप या तो HDFC लेके HDFC बैंक में कन्वर्ट करिए तो ठीक है, नहीं तो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं HDFC बैंक खरीद के रखते। और HDFC बैंक इतना तो उम्मीद कीजिए कि एक बार 1700 दोबारा दिखाएगा अगर बाज़ार अच्छा चले तो। बाज़ार अच्छा नहीं चलने से ये मार्केट परफॉर्मर होता है, तो ये बाज़ार अच्छा नहीं चलने से
ये इतना जल्दी वो 1700 नहीं दिखाएगा। बट ओवरऑल इफ़ यू आर हियर, आप इसमें इसको लंबी अवधि के लिए लिया। मैं जब लंबी अवधि का बात करता हूँ, जो आप टीवी पे सुनते हैं 9 महीना 1 साल, वो लंबी अवधि नहीं होता है, वो सब वो ट्रेडिंग के लिए होता है। तो आपको एटलीस्ट 1 बिजनेस साइकिल 4-5 साल के लिए अगर रखेंगे तो HDFC बैंक कोई ख़राब स्टॉक नहीं है और ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क भी नहीं बनता है इसमें। नहीं तो आप कह रहे हो मेरे पास HDFC लिमिटेड है 2515 का, वो HDFC लिमिटेड बेच दूं, उस बचे हुए पैसे को कन्वर्ट करके HDFC बैंक ही एक्यूमुलेट कर लूं, एक ही स्टॉक के साथ रहूं, ये करूं ना रजत, और होल्ड करूं? देखिए आशीष, जब आपको मर्जर रेशियो मोरलेस पता चल चुका है, क्या होगा वो भी पता चल चुका है, ये सिर्फ टाइम का मामला है। आप जिसमें अल्टीमेटली रहेगा वही लेना बेहतर है। आप कन्वर्ट करने, जब कन्वर्ट होगा तो आपका वो स्टॉक शायद ट्रेडेबल नहीं होगा कुछ दिनों के लिए। अगर HDFC बैंक आपके पास रहेगा तो ट्रेड होता रहेगा। और जो जिसमें एक कंपनी विलय होगा, जो विलय होगा उसमें उसको लेने की बजाय वो तब लेना ठीक था जब आपको वो मर्जर की अनाउंसमेंट आएगा, ऐसा कुछ उम्मीद था। लेकिन अभी मर्जर अनाउंसमेंट हो चुका है और मर्जर होने वाला है, इट्स अ फेट अकम्प्ली। सो वो फेट अकम्प्ली जब होता है तो आपको जिसमें विलय होगा वो कंपनी लेना चाहिए, और जो विलय होगा उसको नहीं लेना बेहतर है। क्योंकि इंफॉर्मेशन जब पूरा जान चुका है सभी लोग, तो उसमें रहने में क्या सेंस है? हमको कोई सेंस नहीं लगता। बिल्कुल ठीक। इस बीच आपकी स्क्रीन पे नीचे एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज चलती हुई। DLI, अब तक PLI सुनते थे हम, प्रोडक्शन लिंक्ड, ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत कौन कौन को चुना गया है, शायद उनके नाम जल्द अनाउंस होते हुए नजर आए, उनकी घोषणा होती हुई नजर आए। असीम जुड़ चुके हैं दिल्ली से, एक बार क्विकली समझ लिया जाए क्या खबर वो पिक कर रहे हैं। असीम, हाय, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष, सरकार ने एक डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है उसकी घोषणा की थी। जुलाई में ये स्कीम जो है लेकर के आई थी। खासतौर से कंपनी प्रोडक्शन तो भारत में करती ही है, लेकिन अगर कंपनियां भारत में डिजाइन भी करती हैं उपकरणों को तो उनको 5 से लेकर के 8% तक के इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 32 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन जो है वो किया था। आज सरकार इनके नामों की घोषणा जो है वो कर सकती है कि किस किस को DLI जो है मिलने वाला है। जो मैं सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो दूरसंचार सचिव है उन्होंने आज 2 बजे इन कंपनियों के साथ आज बैठक जो है वो भी बुलाई है, और इनको लेटर जो है हैंडओवर जो है किया जा सकता है DLI स्कीम के लिए। तो इसमें काफी सारी कंपनियां हैं जिनको की ये लेटर जो है हैंडओवर किया जाएगा। सबसे पहले तो नोकिया, सैमसंग और चाविल है। ये कंपनी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिनको कि आज DLI स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए लेटर हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन अगर मैं घरेलू कंपनियों की बात करूं तो इसमें तेजास है, ITI है, HFCL है, कोरल टेलीकॉम है, विविडियन है। तो ये सारी कंपनियां हैं जिनको कि आज सरकार जो है लेटर हैंडओवर जो है वो करेगी। तो इन कंपनियों का चयन जो हो चुका है। तो खासतौर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है सरकार को इस स्कीम के अंदर मिला था। 4195 करोड़ रुपए की स्कीम थी और पूरी की पूरी स्कीम जो है वो सब्सक्राइब हो गई है। यानी कि सरकार जो है 4195 करोड़ रुपए के इंसेंटिव जो है इन कंपनियों को देने वाली है। चलिए, 2 बजे मीटिंग, उसके बाद शायद नाम सामने आते हुए नजर आए कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में किन किन को चुना गया है। कुछ स्टॉक्स हरकत में आते हो जैसे कि डिक्सन वगैरह, अपने रडार पे रखिएगा। असीम, थैंक यू। और सेजल मैम, अगला क्वेरी कौन सी है? सर मैंने ना IPO में मुझे HDFC लाइफ मिला था, तो मैं अभी वो सोच रही हूँ कि उसको होल्ड करूँ। आई एम मेकिंग अ गुड प्रॉफिट, बट क्या ऐड करना चाहिए या लॉन्ग? बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैंने उसको होल्ड करके रखा है। बट और ऐड करूँ ताकि जो है पोजीशन वो बनाए रखूँ? ठीक बात है रजत, सवाल सबके ध्यान में भाई। HDFC लाइफ एक रैंक अंडर परफॉर्मर बन गया। अच्छा चला, 750 तक के भाव मैंने देखे थे स्क्रीन पर, अब वहां से तो ठंडा पड़ने लगा है। तो ये मुनाफा बांध लूं, क्या करूं? मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूं बैठा, लेकिन मेरे को नोशनल वो जो गेन्स हो रहे थे वो और ठंडे होते जा रहे हैं दिन पर दिन। देखिए, इसके बारे में टेक्निकली एक बात मैं कहना चाहूँगा। ये पिछले जून के महीना में अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, उसके बाद में फिर अगस्त और सितंबर में टेस्ट किया। कहीं 3 बार ये टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बावजूद भी ये क्लियर कर नहीं पाया। अभी अपना 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, इवन 50 डे पार करने में इसको दिक्कत हो रहा है। बट अभी अगर आप पूछेंगे कि अगर इतना ही दिक्कत हो रहा है तो इसमें से निकल जाना चाहिए,
बट निकल जाने के लिए आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये 520 से लेके 500 के बीच में इसमें कई लोगों की इंटरेस्ट है और वहाँ पे फिर बाइंग आ जाता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग 500 के नीचे जाने से फिर निकल जाना चाहिए, और ये कोई कारण से अभी जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है वो करीब करीब 570 के आसपास है, वो पार करके सस्टेन करना बहुत ही ज़रूरी है अगर इसको ऊपर चलना है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट HDFC लाइफ एज अ इंश्योरेंस कंपनी इसमें अच्छी है, लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन मूड में है और मैक्सिमम आपने अभी 3 HDFC ग्रुप कंपनी का डिस्कशन किया है, उसमें से HDFC बैंक, HDFC और HDFC लाइफ, वो दोनों तो अच्छा दिख रहा है अभी, बट ये उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, बट सभी मोरलेस रेंज बाउंड रहा। 500 के नीचे स्लिप हो तो निकलना है, उन्हीं लेवल्स पे मेरे ख्याल से वो इसके 52 हफ्तों के लोज भी खड़े हुए हैं, तो एक बार वो लोज वायलेट हो रहे हैं मैम तो एग्जिट कर लेना है। अभी फिलहाल के लिए होल्ड करके चलिए, समय खत्म है। लेकिन दीपा मैम अगली क्वेरी कौन सी है? या आई वांट टू नो, मैं जब भी कोई स्टॉक लेने लगती हूँ तो मैं आई जस्ट गो थ्रू द चार्ट, और मैं चार्ट पर जब देखती हूँ मूविंग एवरेजेस एंड वीवैप वगैरह देखकर और पास्ट परफॉर्मेंस देखकर मैं खरीदती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं एक्चुअली क्या देखकर किसी स्टॉक को पिक करूँ चार्ट पर। ये तो बड़ा लंबा डिबेट छेड़ दिया है, किसी और दिन रजतदा, लेकिन 30 सेकंड में अच्छा सा रिप्लाई दे सकते हो तो आप दे दो सर, नहीं तो प्रोड्यूसर साहब डांटेंगे मेरे को। देखिए, अगर छोटी अवधि के लिए ले रहे हैं तो 9 डे मूविंग एवरेज, 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर चलता है तो वो अच्छी चलेगा, और एटलीस्ट 50 डे मूविंग एवरेज तक चलेगा, ऐसा उम्मीद करके छोटी अवधि के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और जब भी आप लंबी अवधि के लिए लेंगे तो 50 डे क्रॉस करने के टाइम में लीजिए, 200 डे क्रॉस करे तो बहुत अच्छा है। अगर 200 डे नहीं क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ पे 540 के आसपास 50 डे है और 570 के आसपास 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर नहीं क्रॉस किया तो आपको 30 रुपया मिल जाएगा। और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है अगर उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छी मूवमेंट दिखाने के लिए। ये फॉलो कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मूविंग एवरेजेस आर बेसिकली द कंसेंसस एस्टिमेट्स फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, 200 डे या 50 डे, उसी पीरियड के लिए ये होता है। मैम इतने टाइम में इतना ही मिलेगा, आई एम Thank you so होपिंग much. कुछ फायदा हुआ होगा। लेकिन चलिए इस नोट पर दीपा जी, सेजल मैम, श्रुति जी, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज रेज करने के लिए। रजत दा, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिड कैप इंडेक्स दिन के हाईस पर, इंडेक्सेस इनफैक्ट इवन निफ्टी भी, निफ्टी मिड कैप भी इंडेक्सेस ठीक कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स एडवांसेस के फेवर में, लेकिन उस तरह से रिजॉइस नहीं कर रहा जितना आपको ट्रैक्शन नजर आएगा। हम 18,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, निफ्टी पे ऑलमोस्ट 200 अंकों का उछाल है, पर उस तरह से ब्रेथ पॉजिटिव नजर नहीं आएगी। 1.25:1 कह लीजिए, 4 गिर रहे हैं तो 5 हरे निशान में, ऑलमोस्ट इवनली पॉइज्ड। ऐसे में मिड कैप्स का मूड चेक लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। नमस्कार।